नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं शालू और आप हमारा कार्यक्रम देख रहे छोटी मुलाकात बड़ी बात। हम अपने कार्यक्रम में आपको हर बार एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, जिन्होंने बहुत सी अचीवमेंट हासिल करी होती है। तो जो आज के हमारे मेहमान हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिनको लेकर वो आज बहुत ही प्रसिद्ध हैं। साथ में वो एक ट्रस्ट चलाते हैं, श्री अमरनाथ सेवा मंडल। आइए हम उनसे मिलवाते हैं मिस्टर विजय सिंगला सर जी से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूँ मिलन एक्सप्रेस का, जो मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आपका। जय भोले की। सर, सबसे पहले तो आप हमें अपने विषय में बताइए, आप कहाँ से हो और आपको किस तरह प्रेरणा मिली इस तरह के कार्य करने की? मैं करनाल का ही रहने वाला हूँ, शुरू से ही नवल्टी रोड से बिलोंग करता रहा हूँ। हमारे फादर भी पहले जलमाना गांव के हैं, लेकिन बचपन में ही वो यहाँ पर आ गए थे करनाल में। पहले हमारा काम लोहे का होता था, फिर कई साल नटराज स्वीट्स के नाम से भी हमारी दुकान प्रसिद्ध रही है, और अब भी वहाँ पर हमारे छोटे भाई बैठते हैं, वो सरिये वगैरह का काम है। सर, जैसे श्री अमरनाथ सेवा मंडल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके बारे में कुछ बताएं सर। आपने इसको बनाने की क्यों सोची? ऐसे आपके मन में क्या विचार आया जो आपने इस मंडल को बनाया? श्री अमरनाथ सेवा मंडल की नींव 1996 में हमारे पिताजी ने रखी थी, जो कि 1995 में यात्रा के लिए गए थे हमारी माताजी के साथ, लेकिन उनका शरीर भारी होने की वजह से उनको घोड़े वालों ने नहीं बिठाया था। तो उन परिस्थितियों में वे 3 दिन तक चंदनवाड़ी में ही विश्राम किया उन्होंने, और वहाँ से फिर एक प्रेरणा लेकर आए थे कि मैं भी अमरनाथ में भंडारा लगाऊंगा, भोले बाबा मुझे इतनी शक्ति दे। और वो उनकी इच्छा पूरी हुई। 1996 में उन्होंने श्री अमरनाथ सेवा मंडल की नींव रखी। हम शुरू से ही अपने पिताजी के साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ ही कार्य करते रहे। 1996 में भी एक भीषण त्रासदी हुई थी। पहली बार हम शेषनाग पे थे, हमने 4 साल शेषनाग पे भंडारा लगाया, और 2000 से हम पवित्र गुफा पे भंडारा लगा रहे हैं। वहाँ पवित्र गुफा पर भी हमारी 2000 में मैंने 5 जुलाई 2000 में दिन बुधवार अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर एक धर्मशाला का शिलान्यास किया था, जो कि 2-3 वर्षों में बनकर अच्छी तरीके से तैयार हुई, और यात्रियों की निरंतर सेवा आज तक कर रहे हैं हम। पिछले 27 साल से ये हमारा इस बार 27वां भंडारा था। ये श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान हम यात्रियों को रहने की, खाने की, ठहरने की और चिकित्सा सुविधा भी देते हैं। सर, अभी हाल ही में आप पीछे गए थे, अभी अमरनाथ में त्रासदी हुई थी, तब भी आपके मंडल ने बहुत सहयोग करा था। सर, इसको लेकर आपको कोई समस्या तो नहीं आई, या फिर आपने किस तरह यात्रियों की हेल्प की, ये बताइए सर। जब त्रासदी आई हम मौके पर ही थे। बहुत से यात्रियों को हमने जान बचाई है। हमारे सेवादारों ने मिलकर हमने पूरी यात्रियों की सेवा की। और पहला जो बादल फटा था, हमसे लगभग आधा किलोमीटर गुफा है, वहाँ पर फटा था, और उसका जो सारा मलबा आया वो हमारे आगे से गया। तो यात्री भाग के हमारे भंडारे के सराउंडिंग में खड़े हो गए। तो हमने उनको प्रेरित किया कि आप यहाँ पर भी वो सुरक्षित नहीं है, तो कृपया आप सेफ जोन में जाइए। तो हमने उनसे प्रार्थना करके, और हमने पूरे उनसे किसी भी तरीके से हमने उनको वहाँ से खाली कराया। और वो मंजर ऐसा था कि भी हमारी धर्मशाला के इधर भी और इस तरफ भी दोनों तरफ से बाढ़ आई हुई थी। पूरे नाले चल रहे थे, पहाड़ी क्षेत्र में नाले ही बोलते हैं उनको, नाले चल रहे थे। और हमारे सामने बहुत सी मतलब डेड बॉडीज वहाँ पे निकली हैं।
तो कुछ पालकी वाले सोए हुए थे, वो संभल ही नहीं पाए, वो भी उसमें बह गए थे। और दुकानदारों के वहाँ पर टेंट वगैरह सब बह गए थे। और जो दुकानदार थे उनकी सबकी प्रसाद वगैरह सारा पानी में बहता हुआ हमने देखा। और उनकी हमने सबकी हमने मदद की। जो ऊपर भंडारे 8 भंडारे उसमें मलबा आ गया था पूरी तरीके से, उनको अपने यहाँ पर शरण दी, रात को उनको खाना खिलाया। और सुबह उठकर फिर वो जब गए उन्होंने वहाँ पे अपनी जगह को देखा, कुछ संभाला करा, किसी ने अपना सामान निकाला। ये त्रासदी, भीषण त्रासदी थी। फिर दूसरी बार फिर 1 हफ्ते के बाद वो दूसरा जो बादल फटा वो हमारे बिल्कुल धर्मशाला के नज़दीक ही फटा, ऊपर ही फटा। लेकिन भोले बाबा की तब भी कृपा रही कि हम उसके सानिध्य में रहते हैं, उसके सानिध्य में रहते हैं। और वो हमारा कुछ भी बाल बांका नहीं हो सका वहाँ पर। भोले बाबा की कृपा से हम सभी सुरक्षित रहे। उस बार भी हमने यात्रियों को नीचे उतारा, क्योंकि प्रशासन का भी देश था कि यात्रियों को नहीं ठहराना। और हमने फिर भी जैसे कैसे भी था, जो जिनकी जैसे भी मदद बनती थी हमने की। सर, जैसे आप 27 साल हो गए अमरनाथ सेवा मंडल में, अमरनाथ जाकर यात्रियों की भी मदद कर रहे हो, जो भी वहाँ पे भंडारे चलाते हो। लेकिन सर, ये देखा गया है कुछ लोग हैं जो डरते हैं अमरनाथ जाने से, क्योंकि वहाँ पे आतंकवाद भी है, त्रासदी भी आती है। तो सर, आप किस तरह से इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके अमरनाथ सेवा मंडल में सेवा कर रहे हो सर? देखिए, तभी से जा रहे हैं जब से वहाँ पर आतंकवाद है। हाँ जी सर। 1996 से जा रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम 1983 में गया था, तब इतना आतंकवाद नहीं था। लेकिन 86 में जब मैं दूसरी बार गया तो मैंने वहाँ पर उभरता हुआ देखा अपनी आंखों से कि 3 कश्मीरी युवक चश्मे शाही के पास मैं वहाँ पर घूम रहा था। तो ये मैंने अपने कानों से सुना 1986 में कि पाकिस्तान आबाद हो, हिंदुस्तान बर्बाद। ये उनका नारा था जो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। फिर 10 साल के बाद हम जब भंडारा लेके गए तब तो चरम सीमा पे था। लेकिन भोले बाबा की कृपा रही और प्रशासन का भी इसमें बड़ा योगदान रहता है कि हमें वहाँ पर सेफ रखते हैं, सुरक्षा रहती है। सर, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। वहाँ के प्रशासन ने आपको सम्मानित भी किया है सर, इसके विषय में बताइए आपके कार्यों को लेकर। हाँ, डीसी अनंतनाग ने हमें सम्मानित किया और एसपी साहब ने हमें सम्मानित किया, प्रशंसा पत्र दिया। डीसी अनंतनाग ने हमारे कार्यों से प्रभावित होकर एक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से वर्चुअल मीटिंग में भी हमें हिस्सा लेने को बुलाया गया। मैं और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सिंगला जी, 30 जुलाई को ये कार्यक्रम था। पहले गुफा पर होना था, लेकिन गुफा पर त्रासदी की वजह से ये कार्यक्रम अनंतनाग में हुआ। वो उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य के रूप में था। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से वर्चुअल मीटिंग हुई और हमने बस यही तारीफ़ की कि प्रशासन की कि पवित्र गुफा पर इस वर्ष पहली बार है कि जब वहाँ पर लाइट पहुँची, बिजली पहुँची और इसका फ़ायदा सभी भंडारे वालों को भी हुआ, पब्लिक को भी हुआ, घोड़े पिट्ठू वालों को भी हुआ। जो जनरेटर हम लेकर वहाँ जाते थे जिस पे हमारा लगभग 50,000 रुपया खर्च होता था, उससे हमारी बचत हुई और वातावरण प्रदूषित होने से बचा। और यात्री पहले प्रशासन 6 बजे शाम के बाद जाने नहीं देता था यात्रियों को नीचे, लेकिन बेखौफ होकर यात्री अब नीचे उतरते थे। रास्ता सुगम बनाया गया और लाइट की व्यवस्था होने से उनमें कोई कठिनाई नहीं हुई। घोड़े पिट्ठू वाले भी लाइट की वजह से, सारे ट्रैक पे लाइट थी, लाइट की वजह से रात को चलते थे। पहले राशन लेके आते थे, रात के 12 बजे अगर वो चलते थे तो 2:30-3 बजे हमारे पास पहुंच जाते थे राशन लेकर, क्योंकि दिन में जाम लग जाता था। वो राशन लेकर आते थे, फिर इधर से वापसी में वो सवारी ले जाते थे। इसका फ़ायदा हमें भी हुआ, पब्लिक को भी हुआ, स्थानीय निवासियों को भी हुआ।
सर जैसे कोई अमरनाथ यात्रा करना चाहता है, जाना चाहता है, लेकिन उसे कोई भी इसकी नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो सर आपका मंडल किस तरह के कार्य, तो इसके लिए आपका मंडल क्या कर रहा है? जैसे कोई अगर जो अमरनाथ जाना चाहता है तो उसके लिए कुछ कार्य करता होगा आपका मंडल, उसके बारे में बताइए। हम मूलतः रूप से वहाँ पर भंडारा लगाते हैं, हम यात्रियों को साथ नहीं ले जाते, सेवादार जाते हैं। हमारी लिमिट है 60 सेवादारों को ले जाने की, उतने ही हमारे पास सेवादार रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक प्रोसेस के दौरान माध्यम से हमारा पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, और सारी CID वगैरह की सभी कई NGOs की रिपोर्ट जाती हैं, IB की, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो उसके माध्यम से हम किसी नए आदमी को जिनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं है उनको नहीं ले जाते। तो उसमें हम उनको गाइड ज़रूर करते हैं कि भाई आप ऐसे जाइए, आप मेडिकल कराइए और बैंक से रजिस्ट्रेशन कराओ, आप वहाँ पर हमारे पास आओ, हम आपकी सेवा करेंगे। सर जैसे आप अमरनाथ सेवा मंडल के लिए तो कार्य कर ही रहे हो, इसके अतिरिक्त आप बहुत से NGO से भी जुड़े हो, सर उनके बारे में बताइए, आप किस किस NGO से जुड़े हो और उसमें किस किस तरह से आपका योगदान रहा? NGO से मैं गौशाला से भी जुड़ा हूँ, जो अनाज मंडी के पास है, उसमें भी सेवा करते रहते हैं, और श्री सेवक सभा शिवपुरी है झुंडला गेट की तरफ, उससे भी मैं जुड़ा हूँ, उसमें भी सेवा करते रहते हैं। और एक श्री रामायण पाठक सभा है जो रामलीला का मंचन करवाती है हर वर्ष, जो पिछले 119वां हमारा इस बार मंचन था, बड़ी पुरानी संस्था है, उससे लगभग मैं पिछले 45 साल से जुड़ा हूँ, और इस बार पिछले 2 सालों से मैं अध्यक्ष पद पर हूँ। और कोरोना के समय में एक बार नहीं हुई थी रामलीला, उसके बाद निरंतर रामलीला चल रही है, रामलीला का मंचन चल रहा है, और इस बार भी बड़ा सफल मंचन रहा श्री रामलीला का। इसमें हमारे बहुत से कलाकार हैं जो कोई पैसा नहीं लेते, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नए भी आते हैं, उनको हमारे जो मुख्य निर्देशक हैं उनको निखारते हैं, उनकी कला को भांप लेते हैं, उसके हिसाब से उनको रोल दिया जाता है। और रामलीला हमारी एक लुप्त होती परंपरा है, भारतीय संस्कृति। हाँ, भारतीय संस्कृति की एक पहचान है। जब हम छोटे होते थे सभी बाज़ारों में, गली मोहल्लों में रामलीला का मंचन देखते थे, लेकिन अब एकमात्र पिछले मैं 12-13 सालों से देख रहा हूँ कि करनाल में सिर्फ यही श्री रामायण पाठक सभा है जो हमारी ये सभा रामलीला का मंचन करती आ रही है। और इसमें बहुत से कलाकार हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, इसमें बड़ा अच्छा किरदार निभाते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आता उसमें, सभी लोकल होते हैं। और उसमें वो दिन भर अपनी दुकान का या कोई सर्विस करते हैं, रात के 10 बजे वो रिहर्सल के लिए आ जाते हैं, और लगभग 1.5 महीने की मेहनत के बाद वो 10 दिन का ये रामलीला का मंचन चलता है नवरात्रों में, पहले नवरात्रे से दशहरे तक ये चलता आ रहा है। और इसमें मैं अध्यक्ष पद के साथ साथ पिछले 40 वर्षों से मंच संचालन भी कर रहा हूँ। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं एक तरफ तो भोले बाबा के सानिध्य में हूँ, और दूसरी ओर श्री राम जी की कृपा बरस रही है। इसके अतिरिक्त नाहन में, हिमाचल प्रदेश में नाहन पड़ता है, उसके साथ ही माता त्रिलोकपुर, हाँ जी, त्रिलोक का शक्तिपीठ है, कुल देवी है हमारी। वहाँ पर भी चैत्र के नवरात्रों में 15 दिन का हम निरंतर भंडारा लगाते हैं। ये माता रानी के सानिध्य में भी हमें सेवा मिलती है।
सर आप कहीं ना कहीं मतलब भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारी जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनको चलाते आ रहे हैं ताकि आगे भी ऐसी ही बनी रहे। लेकिन सर आजकल जिस तरह आधुनिकता आई है, कहीं ना कहीं जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इनको भूलती जा रही है। सर इसके विषय में आपको क्या कहना है सर? उनको वो किस तरह इससे जुड़े रहें, ऐसा कुछ आपके एनजीओ द्वारा किया जा रहा हो सर? अब एक तो ये प्रथा है कि इसको चलाया जाए, हाँ जी सर, उसको हम बखूबी निभा रहे हैं। एक अब ये भी चल रहा है कि लुप्त होती जा रही है। हाँ जी सर, जैसे सर आपने अभी कहा कि रामायण पहले हर जगह होती थी गली मोहल्ले में, लेकिन अब सिर्फ रामायण पाठक सभा ही करवा रहे हैं रामलीला भवन में। तो इस तरह सर कुछ ऐसा, ये बड़ा चिंतनीय और सोचनीय विचार है कि हम इस प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाना चाहिए हमें। लेकिन अब समाज में कुछ ही ऐसे लोग रह गए हैं जो समाज सेवी हैं, जो ऐसे ऐसे एनजीओ चला रहे हैं। और मैं यही चाहूँगा कि भविष्य में भी ऐसे ही कार्य चलते रहें और अपने धर्म को हमें नहीं भूलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में निर्माण करवाया, हाँ जी सर, उससे बहुत लोगों को अब प्रेरणा मिल चुकी है कि ये हमारे आराध्य हैं। और अब मैं ये देखता हूँ, जब हम पहले जाते थे मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं होती थी। हाँ जी, कल ही मैंने देखा काशी विश्वनाथ में भी नहीं, इसमें महाकाल में सर, हाँ, उन्होंने मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हाँ, ने वहाँ पे बहुत बड़ा विधि विधान से बहुत बड़ा कार्य हुआ। ये एक हमारी प्रधानमंत्री जी एक हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को ये आगे बढ़ा रहे हैं, इससे हमें प्रेरणा मिल रही है। रामलीला के मंचन में मैं अब ये देखता हूँ कि लोग जिन्होंने देखी और अब नहीं देख रहे थे, वो अब अपने बच्चों को भी लेके आते हैं, वो दिखाते हैं कि ये भी हमारी परंपरा है, और बच्चे बड़े खुश होते हैं कि भी हम भी इसमें कुछ कार्य करें। तो उसमें कई लोग आते हैं हमारे पास जो कि भी छोटा मोटा इसको भी कोई बना दीजिए, रोल दीजिए, तो उनको हम कर देते हैं। जैसे कोई देवताओं की सेना में भर्ती होना हो, हनुमान जी की सेना के लिए, या कोई राक्षसों की सेना के लिए भी, उसमें उनको हम भर्ती करते हैं ताकि ये आने वाले कल का भविष्य बने। यही हमारी सोच है कि इस परंपरा को हम लुप्त ना होने दें। और अब ये देखता हूँ कि अब जागृति आनी शुरू हुई है। कुछ टाइम ऐसा चला कि जैसे हमारा विलुप्त होती रही, लेकिन अब आगे सर जैसे कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया। जैसे नवरात्रों में पीछे आपने देखा, नवरात्रों में कंजकाएं नहीं बिठाई गई, नवरात्रे की कोरोना की वजह से हुआ, रामायण नहीं हुई कहीं भी। तो सर इन सब चीज़ों का भी फर्क पड़ता है संस्कृति पे? नहीं, वो तो एक देखो जी, थोड़ा टाइम पीरियड आ जाता है बीच में। हाँ, वो एक वर्ष तो पूरे विश्व के ऊपर बड़ा भारी था। हाँ जी सर, उससे कोई ना तो कोई इसमें बढ़ोतरी हुई ना कोई घाटा हुआ। सर जैसे आप राजनीति से भी जुड़े हुए हो, 8 साल आप पार्षद रहे हो, तो सर आपका इंटरेस्ट कैसे बना कि राजनीति में जाना चाहिए सर? मूलतः मैं जब दयाल सिंह कॉलेज में था, तब उस टाइम छोटी उम्र थी, तो उस टाइम मैंने पहले तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा, मैं जीत गया। तो एक मन में इच्छा हुई कि प्रधान पद भी पहुंचना चाहिए हमें। तो मैं दयाल सिंह कॉलेज में 1983 से लेके 1984 तक छात्र संघ का प्रधान रहा, दयाल सिंह कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन का प्रधान रहा। वहीं से फिर राजनीति की भी सोच बनी, तो मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा 2005 में, पहला चुनाव लड़ा 2005 में, तो 8 साल में उसमें पार्षद रहा। सर जैसे आप हमेशा आपने चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार पे लड़ा, आप जैसे 8 साल आप पार्षद रहे, तो सर हाल ही में क्या आगे आपको राजनीति में करियर बनाने की ज़रूरत है, मतलब बनाना चाहते हो सर? नहीं, अब तो बस भोले बाबा के सानिध्य में ही रहना चाहेंगे। हाँ जी सर, और कभी मौका मिला तो देख लेंगे। लेकिन सर जैसे अब इतनी पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, तो सर आपके अकॉर्डिंग अगर जो आप राजनीति में जाते हो तो किस पार्टी को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हो? मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी हूँ
और जिला कष्ट निवारण समिति का भी सदस्य हूँ। और बस ये भारतीय जनता पार्टी का ही मैं सोचूंगा कि भी अगर मुझे कभी चुनाव लड़ने का मौका दिया तो मुझे लड़ना है। सर, आपको जैसे आप ड्रामा भी करते रहे हैं और आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है, तो सर उसके बारे में बताइए, आप अपने ड्रामास के बारे में। 1980 में मैंने पहला ड्रामा किया था त्रिशंकु, जो कि यूनिवर्सिटी तक उसमें हम फर्स्ट रहे। फिर 1982 में भी हमने 81 में 82 में 3 साल हमने दयाल सिंह कॉलेज से मैंने ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पे काम किया। 1982 में मन में इच्छा हुई थी हमारे सभी कलाकारों की, एक नेशनल लेवल का ड्रामा कंपटीशन हुआ था धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। तो हम उसमें एक ड्रामा लेके गए थे, पंछी ऐसे आते हैं। तो उसमें मुझे राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। और एक ऐसी शख्सियत से मुझे ये अवार्ड प्राप्त हुआ जो बौद्ध धर्म के दलाई लामा तिब्बत के गुरु है वे ना, दलाई लामा से मुझे ये ट्रॉफी मिली थी, जो आज भी मेरे पास है। और हमने 3 साल वहाँ पर ट्रॉफी जीती। उसमें दयाल सिंह कॉलेज की तरफ से आज भी वो 3 साल बाद वो ट्रॉफी हमें मिल गई थी पक्के तौर पर। और वो आज भी दयाल सिंह कॉलेज में चांदी की ट्रॉफी है और बीच में गोल्ड लगा हुआ है, वो आज भी सुरक्षित है दयाल सिंह कॉलेज में। सर, जैसे आपने बहुत से ड्रामे किए, कोई ऐसा ड्रामा जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, जिसमें आपने एक्टिंग की हो? कहते हैं इंसान भूलता नहीं है, कोई ऐसी चीज होती है, कुछ बातें ऐसी जो फर्स्ट ड्रामा था ना जी, त्रिशंकु, हाँ जी, उसमें मैंने एक पुलिस वाले का किरदार निभाया था, जो थोड़ा सा ह्यूमर भी था उसमें। तो मुझे आज भी नहीं भूलता वो अच्छा, मतलब वो रोल मैंने 3-4 बार किया वो ड्रामा, कहीं कहीं अलग अलग जगह पे, तो मुझे आज भी याद आता है। सर, जैसे आप रेसलिंग भी करते हो, तो सर रेसलिंग में आपका क्या इंटरेस्ट है? आप इतने सारे, आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हो, तो रेसलिंग के बारे में कुछ बताएं कि आप कैसे रेसलिंग में हमारे फादर को बड़ा शौक़ था। मेरे बड़े भाई गुरु हनुमान, दिल्ली में बड़ा अच्छा नाम है, पुराने लोग जानते हैं, उनके वहाँ भी रहे। लेकिन वो रहे, मेरी परिस्थितियाँ ये थी कि मैं यहीं पर रेसलिंग करता रहा। अपने टाइम में अच्छी रेसलिंग की। मात्र 9 साल की उम्र में ही हमारे फादर ने हमें अखाड़े में छोड़ दिया था। तब से करते रहे और यूनिवर्सिटी लेवल तक मैंने रेसलिंग की। खुलेआम, जैसे यहाँ पर करनाल में भी दंगल होते थे तो उसमें भी भाग लेता रहा। सर, आप हमें बताइए, जैसे आप एक समाज सेवी हो, समाज सेवी होने के नाते आप हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे, और आपने किन परिस्थितियों में इस सब समाज सेवी बनने का निर्णय लिया? सर, परिस्थितियाँ तो अपने आप ही कहते ना, हाँ जी, जैसे सर किसको देख के इंस्पायर हुए, कहने बस का ये देखो, कुछ तो हमारे पिताजी के, माता पिता के संस्कार हमारे में हैं और आगे बच्चों में भी वही संस्कार है। मेरी पत्नी में भी वही संस्कार हैं, वो भी सेवा के लिए हर समय तत्पर रहती हैं। जब ये पिछले जितने भी भंडारे लगाए उन्हें मेरे साथ निरंतर वहाँ पर पवित्र गुफा पर रहती हैं। और अब तो जैसे बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी कंप्लीट हो चुकी है, अब पूरा समय में मेरी पत्नी मेरे साथ पवित्र गुफा पर भंडारे में रहती है। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आप कुछ प्रेरणा लें हमसे, आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लें, अच्छे अच्छे कार्य करें, सामाजिक कार्य करें, धार्मिक कार्य करें, जिससे हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ये बनी रहे। बिना संस्कृति और परंपरा के देश नहीं चलते और वो सभ्यताएं लुप्त हो जाती हैं, वो परंपराएं लुप्त हो जाती हैं जिनमें आने वाली पीढ़ी योगदान ना दे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी योगदान दे, जो हम कार्य कर रहे हैं उनसे प्रेरणा लें।
सर आप इन सब का श्रेय किसको देना चाहते हो? आज लाइफ में आप एक सक्सेस हो हर एक काम में, तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय तो देखो जी, माता पिता से संस्कार मिले हैं, उन्हीं से जाएगा। और हम पति पत्नी में भी अच्छी तालमेल है, इस वजह से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों में भी पूरे हमारे काम में हाथ बटाते हैं, इन सभी को श्रेय है। ठीक है, ये थे हमारे साथ विजय सिंगला सर जी, जिन्होंने अपने लाइफ से जुड़ी बहुत सी ऐसी जानकारी दी। एक उदाहरण है जिससे हम अपने समाज को, अपने जो हमारी पुरानी संस्कृति है जो वर्षों से चली आ रही है, उसको बचा के रखने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है, जिसकी वजह से आज संस्कृति हमारी यूँ बची रही है और आगे जो आने वाले युवा हैं इनसे एक वो सबक ले सकते हैं कि हम अपनी संस्कृति को किस तरह के कार्य करके बचा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ विजय सिंगला सर हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में, जिसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत कि आपने मिलन एक्सप्रेस का फिर से मैं पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे मन की बात जानी और लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी। जय भोले की, जय श्री राम।